हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनआर करंट जीके क्लासेज में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर है WLI क्वेश्चन पेपर की कर्मचारी कल्याण निरीक्षक है दोस्तों, नांदेड़ डिवीजन साउथ सेंट्रल रेलवे का ये पेपर है। ऑल क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं विद एक्सप्लेनेशन, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस पेपर को मैं जिस प्रकार से हल कराने वाला हूं उससे आप बहुत ही ज्यादा कुछ सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों, इस पेपर की पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूं। तो इस पेपर की पीडीएफ पे मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं कि आपको पेपर की पीडीएफ कहां पर मिलने वाली है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। ये देखिए, ये रहा पेपर। यहाँ पर देखिए, ये नांदेड़ डिवीजन दक्षिण मध्य रेलवे का पेपर है, 35% कोटे का। और दोस्तों, लेवल 6 का ये पेपर होता है। दोस्तों, लेवल 6 का पेपर रहता है जिसमें दोस्तों 35,400 बेसिक होती है, 4200 ग्रेड पे के लिए दोस्तों ये वैकेंसी होती है। परीक्षा की तिथि लिखी हुई है दोस्तों, मैक्सिमम मार्क लिखे हुए हैं और अवधि भी लिखी हुई है, ड्यूरेशन। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है कि टोटल 110 क्वेश्चन होंगे, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी दोस्तों। आपको 100 क्वेश्चन करने हैं और ये सब आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हम दोस्तों सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये हमारे यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि अनुशासन अपील नियम 1968 के आवेदन से किसी भी श्रेणी के रेल सेवक को छूट दिए जाने का अधिकारी किसको है। यहाँ पर पूछा गया है कि D&A रूल 1968 में जो सेवक रेल सेवक है उसको छूट कौन दे सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर भारत का जो राष्ट्रपति है वो छूट दे सकता है। भारत का जो राष्ट्रपति है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। भारत का जो राष्ट्रपति है, क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 72। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ में बहुत सारा मैटर बताने वाला हूं, तो आप उस मैटर को लिख भी सकते हैं और कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 72 होता है, भारत का जो राष्ट्रपति है, क्षमादान की जो शक्ति है, अनुच्छेद 72 के रहता है। अनुच्छेद 72 में के तहत जो भारत का राष्ट्रपति है, दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति की सजा माफ करने या कम करने या निलंबित जो व्यक्ति है उसको बहाल करने की छूट दे सकता है। तो ये अनुच्छेद 72 में है। यहां जो पूछा गया था वो आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड मैं 3 अनुच्छेद और बता देता हूं जो कई पेपरों में पूछे गए हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 होता है, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 56 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगा सकता है और अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपात लगा सकता है। ये दोस्तों 3 अनुच्छेद एक्स्ट्रा हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। मंडल रेल प्रबंधक द्वारा मृत्यु या अमानता की तारीख से डैश वर्ष पुराने तक अनुकंपा नियुक्ति मामलों पर निर्णय लिया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई सीमा नहीं, 25 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष। तो दोस्तों 20 वर्ष इसका राइट आंसर है, 20 ईयर्स इज राइट आंसर। मैं यहाँ पर दोस्तों आपको हिंदी में ही कराने वाला हूँ, साथ में इंग्लिश लिखी हुई है, पेपर दोनों भाषाओं में दिया हुआ है। अगर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोलूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर मैं आपको हिंदी में ही समझाने वाला हूँ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है कि 20 वर्ष पुराने तक अनुकंपा नियुक्ति मामलों पर निर्णय लिया जा सकता है। मंडल रेल प्रबंधक की दोस्तों बात हुई है, तो यहाँ पर देखिए मंडल रेल प्रबंधक के न्यूनतम सीमा और ऊपरी सीमा में कौन कौन छूट दे सकता है। तो मंडल जो रेल प्रबंधक है, DRM साहब है, ये ऊपरी सीमा में ज्वाइनिंग की जो ऊपरी सीमा है उसमें 1 वर्ष की छूट दे सकता है। और न्यूनतम सीमा की बात करें कि न्यूनतम सीमा में ज्वाइनिंग की 1 वर्ष की जो छूट है न्यूनतम सीमा में, वो GM साहब दे सकते हैं। और 2 वर्ष की जब छूट चाहते हैं तो वो रेलवे बोर्ड दोस्तों ये छूट दे सकती है। तो यहाँ कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि न्यूनतम सीमा में कौन छूट दे सकता है, तो 1 वर्ष की GM साहब दे सकते हैं, 2 वर्ष की
रेलवे बोर्ड दे सकता है। ऊपरी सीमा में दोस्तों डीआरएम साहब दे सकते हैं कितने वर्ष की, 1 वर्ष की। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज राइट आंसर है, 20 ईयर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। पेपर जो दोस्तों यहाँ पर बनाया गया है बहुत ही अलग तरीके से बनाया गया है, जहां पर दोस्तों आपको 2 ऑप्शन कथन निष्कर्ष वाले ज्यादा दिए हुए हैं कि कथन 2 कथन दे दिए, इनमें से कौन सा सही है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस पेपर में दिए गए हैं, तो आपको दोस्तों ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखना और ध्यान पूर्वक भी क्वेश्चन हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, योजना शीर्ष कथन 1 में कहा गया है योजना शीर्ष 65 प्रशिक्षण मानव संसाधन विकास से संबंधित है। तो दोस्तों ये राइट हो जाएगा, योजना शीर्ष 51 स्टेशन सूचनाओं से संबंधित है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर देखिए 1 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बी देखिए, केवल 1 सही है, ऑप्शन 1 सही है, 20 आंसर यहाँ पर सही हो गया है। अगला ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि मुख्यालय से 6 घंटे से अधिक लेकिन 3 घंटे से कम अनुपस्थिति तो टीए का कितना प्रतिशत पात्र है। दोस्तों ये थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि मुख्यालय से 3 घंटे से अधिक और 6 घंटे से कम अनुपस्थित है तो टीए का कितना प्रतिशत होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो टीए होगा 30% होगा, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर है, 30% होगा कि यदि 6 घंटे से कम मुख्यालय से दूर रहते हैं, और मुख्यालय में भी दोस्तों दूरी कितनी होनी चाहिए, 8 किलोमीटर से दूर होना चाहिए, ये विशेष आपको ध्यान रखना है, 8 किलोमीटर से अधिक दूर होना चाहिए। तो 6 घंटे से कम में 30% मिलेगा, और यदि 6 घंटे से अधिक और 12 घंटे से कम, वहां पर आपको 70% टीए मिलेगा, और 12 घंटे से अधिक है तो दोस्तों 100% टीए मिलेगा, 100% टीए मिलेगा। ये दोस्तों अवधि अर्धरात्रि से अर्धरात्रि तक ही काउंटे की होती है। तो यहाँ पर आप अगर 6 घंटे से कम है 30%, 6 घंटे से और 12 घंटे के बीच में है तो 70%, और 12 घंटे से अधिक है तो 100% होगा। लेकिन दोस्तों कंडीशन है 8 किलोमीटर मुख्यालय से दूर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, 45 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों के लिए आवधिक चिकित्सा परीक्षा पीएमई प्रत्येक वर्ष में आयोजित की जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर दिया हुआ है 4 वर्ष में, दोस्तों ये 4 वर्ष में आयोजित की जाती है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यदि एज 45 वर्ष तक है, 45 वर्ष तक है तो दोस्तों 4 साल में एक बार, 4 साल में या एक बार। यहाँ पर 45 साल से पूछा गया है, 45 साल से अधिक। यदि दोस्तों यहाँ 45 से अगर 55 ईयर तक होती है तो 2 साल में एक बार होता है, और 55 से ऊपर होता है तो 55 से ऊपर होता है तो प्रति वर्ष मतलब हर साल ये दोस्तों आवधिक चिकित्सा परीक्षा पीएमई होती है। तो यहाँ पर सही आंसर हो गया ऑप्शन ए 4 वर्ष। ओ सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 4 वर्ष नहीं होगा, 2 वर्ष होगा, 2 वर्ष होगा। दोबारा से क्वेश्चन देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। देखिए पूछा गया था, दोबारा से क्वेश्चन देखिए, 45 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों के लिए आवधिक चिकित्सा परीक्षा पीएमई प्रत्येक वर्ष में आयोजित होता है। तो 2 वर्ष में होता है दोस्तों, 2 वर्ष में ये होता है। मैंने आपको बताया था कि 45 साल तक 4 साल में एक बार होता है। 45 से 55 यहाँ पर पूछा गया था 45 से अधिक है, तो 45 से 55, 45 से यदि 55 है तो 2 साल में एक बार होता है, और 55 से ऊपर है तो प्रति वर्ष होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 वर्ष होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूटी के दौरान रेलवे कर्मचारी की मृत्यु के मामले में देय अनुग्रह राशि की न्यूनतम राशि है। तो दोस्तों ये है 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 25 लाख रुपए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, सामान्यतः पिछले उपयुक्तता परीक्षण में अनुपयुक्त पाए गए कर्मचारी को डैश महीनों वर्षों के अंतराल के बाद नए उपयुक्तता परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों डैश 6 माह, ऑप्शन बी इज राइट आंसर है।
कि पिछले उपयुक्तता परीक्षण में अनुपयुक्त पाए गए कर्मचारी को 6 माह या महीने वर्ष लिखा हुआ है के अंतराल के बाद नए उपयुक्तता परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जहां दोनों पति पत्नी रेलवे कर्मचारी हैं, वे अपनी पात्रता के अनुसार व्यक्तिगत रूप से रेलवे पास के लिए पात्र नहीं हैं। ऑप्शन 2 जो लिखा हुआ है, जब दोनों पति पत्नी एक ही स्थान पर तैनात हों तो उनकी पात्रता के अनुसार केवल एक क्वार्टर्स प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए केवल दो राइट आंसर है। ये ऑप्शन फर्स्ट में जो लिखा हुआ है ये गलत हो जाएगा, और जब दोनों पति पत्नी एक स्थान पर तैनात है तो उन्हें उनकी पात्रता के अनुसार केवल एक ही क्वार्टर्स प्रदान किया जाएगा। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अंतर्गत स्थापना की गई है। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1982 में पारित किया गया। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। अगला देखिए, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के लिए ₹250 शुल्क भुगतान करना होगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही गलत होंगे, तो इसमें दोनों ही गलत में देखिए ऑप्शन डी, न तो 1 और नहीं 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, रेलवे डॉक्टर्स को दे गैर प्रैक्टिसिंग भत्ता 7th पे सीबीसी के अनुसार उनके मूल वेतन का डैश है। मूल वेतन का डैश 20% होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अधिकतम जो हो सकता है दोस्तों, अधिकतम ये 2,37,550 हो सकता है। 2,37,550 हो सकता है। और मूल वेतन का परसेंटेज में पूछा जाए तो 20% होगा। 20% दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, अनुबंध श्रम विनिमय एवं उन्मूलन अधिनियम डैश वर्ष में अधिनियमित किया गया था। 11 का देखिए ये हो जाएगा, अनुबंध श्रम विनिमय उन्मूलन अधिनियम 1970 वर्ष में अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर है, 1970। ये जो अधिनियम है इसका जो संक्षिप्त नाम है वो है ठेका श्रम विनिमय और उन्मूलन अधिनियम 1970। इस अधिनियम के तहत दोस्तों अनुबंध जो श्रमिक हैं के लिए स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करना और उनके साथ दुर्व्यवहार को रोकना, ये इससे जो नियम अनुबंध है इसके तहत दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो कर्मचारी हैं उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर 1970 है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए दोस्तों, सेवानिवृत्त व्यक्ति की सेवानिवृत्ति के वर्ष और उसकी सेवानिवृत्ति के बाद के कार्यों में पोस्ट रिटायरमेंट पास पीटीओ की पात्रता के संबंध में दोस्तों पहले में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के वर्ष पर चाहे कर्मचारी किसी भी महीने में सेवानिवृत्त हो, वह उन पासों के सेट की सामान्य पूर्ण पात्रता के लिए पात्र होगा जिसके लिए वह पात्र है। यानी यदि वह 3 सेटों के लिए पात्र है और 2 पासों का लाभ उठा चुका है, वह केवल 1 का ही उठा सकता है। तो दोस्तों ये 1 का ही उठा सकता है। राइट हो जाएगा, ये जो 1 नंबर है वो राइट हो जाएगा। अगला देखिए, यदि ऐसा सेवानिवृत्त कर्मचारी मानार्थ पास के लिए पात्र है, अर्थात वह 3 सेटों के लिए पात्र है और सेवानिवृत्ति वर्ष के किसी भी पास का लाभ नहीं उठाए, तो वह वर्ष में 2 सेट मानार्थ पास का लाभ उठा सकता है। तो ये भी राइट हो जाएगा। तीसरे में कहा गया है सेवानिवृत्ति कर्मचारी भी पीटीओ के लिए पात्र होता है। दोस्तों ये नहीं होता है। राइट हो जाएंगे ऑप्शन 1 और 2 वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 1 और 2 में कौन सा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है, तीसरा यहाँ पर गलत है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर
13, क्वेश्चन नंबर 13 में भी दोस्तों कहा गया है SF3 निर्वाह भत्ते देने के लिए जारी किया जाता है। निर्वाह भत्ते से संबंधित है SF3। SF2 में कहा गया है SF2 डीम्ड सस्पेंशन के लिए जारी किया जाता है, तो ये भी राइट है, दोनों ही राइट होंगे। तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ दोस्तों मैं आपको जो शास्त्रीय हैं वो आपको कुछ बता देता हूँ कि कौन कौन सी शास्त्रीय मेन कौन सी रहेंगी, मैं सभी यहाँ पर बता देता हूँ। SF1 होती है दोस्तों, SF1 निलंबन से संबंधित होती है। SF1 निलंबन, आप दोस्तों इनको लिख सकते हैं, मैं बहुत ही आराम से आपको इस पेपर को हल करा रहा हूँ। SF1 दोस्तों ये निलंबन है, निलंबन। SF जो 2 है वो डीम्ड सस्पेंशन या माना गया निलंबन, ये रहेगा SF2। SF3 दोस्तों होता है निर्वाह भत्तों के लिए, दोस्तों निर्वाह भत्तों से रिलेटेड होता है। SF4 होता है निलंबन से बहाली, जब SF1 जारी हो जाती है उसके बाद निलंबन से बहाली करते हैं तो SF4 जारी करते हैं। और SF5 होती है दोस्तों बड़ी शास्ति, मेजर पेनल्टी जो जिसको बोलते हैं SF5 है। SF6 जो होती है दोस्तों दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देने की सूचना से संबंधित होती है। SF7 जो होती है दोस्तों जांच अधिकारी की नियुक्ति। SF7 कई बार पूछा जाता है कि SF7 में के बारे में, तो जांच अधिकारी की नियुक्ति। SF8 है प्रस्तुत अधिकारी की नियुक्ति। SF8 जो होती है दोस्तों प्रस्तुत अधिकारी की नियुक्ति। SF जो 9 है दोस्तों इसको हटा दिया गया है। SF10 की बात करें तो SF10 में दोस्तों संयुक्त कार्रवाई के आदेश दिए जाते हैं। और SF जो 11 है इसमें दोस्तों ये मेजर पेनल्टी जिसको छोटी शास्ति बोलते हैं, छोटी शास्ति बोलते हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये शास्तियां हैं। यहाँ पर दोस्तों SF3 और SF2 के बारे में पूछा गया था, दोनों ही दोस्तों यहाँ पर राइट है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, मंडल मुख्यालय कार्यालय के लिए एक कैलेंडर वर्ष में बंद छुट्टियों के डैश दिनों का लाभ उठाया जा सकता है। तो दोस्तों 16 दिनों का लाभ उठाया जा सकता है। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर देखिए दोस्तों और कुछ आपको मैं बता देता हूँ 14 नंबर के लिए कि सभी तरह की जो छुट्टियां हैं, छुट्टियों के बारे में बात हुई है, सभी तरह की जो छुट्टियां हैं उनको 5 वर्ष की लगातार अवधि से स्वीकृत नहीं की जा सकती हैं। और एक प्रकार की छुट्टी से दूसरे प्रकार की छुट्टी में परिवर्तन के लिए उपभोग करने की जो अधिकतम 30 दिन के दोस्तों भीतर है उसकी अनुमति ली जा सकती है। टोटल जो NH है, जैसे NH ये टोटल 12 NH होते हैं, 12 NH दोस्तों नेशनल हॉलीडे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए HOER 2005 नियमों के रोजगार प्रकार के अनुसार निम्नलिखित में से किसे छूट मिलती है। हु इज द फॉलोइंग इज आर अंडर एक्सक्लूडेड एक्सप्लॉयमेंट टाइप एज पर HOER 2005। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 HOER कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों, HOER का फुल फॉर्म दोस्तों यहाँ पर पूछ लिया जाता है। HOER हावर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल 2005। H से हावर्स, O से ऑफ, E ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि HOER 2005 के नियम के रोजगार प्रकार के अनुसार निम्नलिखित में से किसे छूट मिलती है। तो दोस्तों ये स्टेनोग्राफर, SSC, स्टेशन मास्टर, ऑल ऑफ दीज, ये तीनों को दोस्तों यहाँ पर छूट मिलती है। HOER के तहत दोस्तों जो कर्मचारियों का वर्गीकरण किया गया है वो 4 प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। मैं चारों प्रकार आपको टाइप बता देता हूं कि किस टाइप से वर्गीकृत किए गए हैं। एक दोस्तों गहन होते हैं जिनको इंटेंसिव बोलते हैं। दूसरे होते हैं दोस्तों निरंतर होते हैं जिनको कंटिन्यूअस बोलते हैं। तीसरे होते हैं दोस्तों आवश्यक रूप से विरामी जिसको एसेंशियल इंटरमिटेंट बोलते हैं, आवश्यक रूप से विरामी। और चौथे दोस्तों होते हैं
जिनको अपवर्जित या एक्सक्लूडेड बोलते हैं, अपवर्जित या एक्सक्लूडेड बोलते हैं। पहले नंबर के जो गहन है दोस्तों इंसेंटिव, इनकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है और 1 घंटे से कम निष्क्रिय ये दोस्तों रह सकते हैं। शारीरिक या मानसिक रूप से व्यस्त दोस्तों रहते हैं। इनकी औसत ड्यूटी की बात करें तो ये 6 घंटे की औसत ड्यूटी होती है और प्रति सप्ताह की बात करें तो ये 42 से 45 घंटे की ड्यूटी करते हैं। विश्राम की अवधि पूछा जाता है कभी कभी, तो इनकी 30 घंटे की विश्राम की अवधि होती है। गहन के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों। गहन के बारे में मैंने आपको बताया कि 8 घंटे की ड्यूटी में कम से कम 1 घंटे दोस्तों इनको निष्क्रिय रहते हैं। शारीरिक मानसिक रूप से दोस्तों ये व्यस्त रहते हैं। 6 घंटे की पर डे और ड्यूटी होती है। प्रति सप्ताह औसत ड्यूटी की बात करें तो 42 से 45 घंटे और विश्राम अवधि की बात करें तो 30 घंटे को विश्राम इनको दिया जाता है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल की बात करें तो ये कंट्रोलर होते हैं या आरआरआई पर जो कार्य करते हैं कर्मचारी वो होते हैं, मोटरमैन होते हैं। ये दोस्तों गहन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा दोस्तों मैं बता देता हूं आपको, निरंतर जो कंटिन्यूअस होते हैं। कंटिन्यूअस में दोस्तों 8 घंटे की ड्यूटी होती है इनकी भी, लेकिन इनको दोस्तों 2 घंटे तक ये निष्क्रिय रह सकते हैं। औसत ड्यूटी वही 8 घंटे, जैसे मैंने 6 घंटे बताई थी गहन के लिए। इनकी औसत ड्यूटी पर डे 8 घंटे होती है और प्रति सप्ताह की बात करें तो ये 48 से 54 घंटे की इनकी ड्यूटी होती है। और जैसे स्टेशन मास्टर हैं, पॉइंट्समैन हैं, रनिंग कर्मचारी हैं, ये दोस्तों निरंतर के अंतर्गत आते हैं। तीसरे होते हैं दोस्तों आवश्यक रूप से विरामी, जिनको एसेंशियल इंटरमिटेंट ईआई के नाम से भी जानते हैं, ईआई के भी बोलते हैं दोस्तों। इनकी 12 घंटे की दोस्तों ड्यूटी होती है। शारीरिक एवं मानसिक कोई भी थकान नहीं होती है। ये एकाग्रता की इनको जरूरत नहीं होती है। प्रतिदिन इनकी औसत ड्यूटी 10 से 12 घंटे की होती है और प्रति सप्ताह दोस्तों औसत ड्यूटी 60 से 72 घंटे की औसत ड्यूटी होती है। जैसे बंगला प्यून होते हैं दोस्तों या ब्रांच लाइन पे काम करते हैं, जैसे पॉइंट्समैन या यातायात जो कर्मचारी हैं, वो दोस्तों आवश्यक रूप से विरामी एसेंशियल इंटरमीडिएट के अंतर्गत आते हैं। चौथे नंबर के दो होते हैं दोस्तों अपवर्जित, जिनको एक्सक्लूडेड बोलते हैं। इन कर्मचारियों का जो दायित्व है, कार्य का जो दायित्व वो 24 घंटे का होता है। कह सकते हैं कि 24 घंटे की ड्यूटी होती है। इनको कभी भी बुला सकते हैं। जो सुपरवाइजर लेवल के जो भी व्यक्ति होते हैं, कर्मचारी होते हैं, ये दोस्तों अपवर्जित या एक्सक्लूडेड में आते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों कर्मचारियों को 4 भागों में बांटा गया था, गहन, उसके बाद जिनको निरंतर, आवश्यक रूप से विरामी और कंटिन्यूअस, इस ऐसे 4 उसमें बांटा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। एक बार में डैश दिनों से अधिक की औसत वेतन छुट्टी स्वीकृत नहीं की जा सकती। औसत वेतन छुट्टी की बात हो रही है दोस्तों। औसत वेतन छुट्टी एक बार में 180 दिन मतलब 6 मंथ की, 6 महीने की दोस्तों ये स्वीकृत की जा सकती हैं औसत वेतन छुट्टी। या अर्जित अवकाश के बारे में बात हुई है, जिसको एलएपी बोलते हैं दोस्तों। ये वर्ष में 30 छुट्टियां मिलती हैं, जिनमें 1 जनवरी को 15 और 1 जुलाई को 15। इस प्रकार से एक साल में 30 छुट्टियां होती हैं। इनका दोस्तों यदि उपयोग नहीं होता है तो ये अगले साल दोस्तों इनको अगले साल की जो छुट्टियां उनमें जोड़ दिया जाता है, मतलब खाते में जोड़ दिया जाता है। पूरी सेवा काल के दौरान दोस्तों छुट्टी जो जमा कर सकते हैं एलएपी, 300 छुट्टी, 300 प्लस 15 छुट्टी जमा कर सकते हैं। बोलेंगे 300 छुट्टी जमा कर सकते हैं। सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी के छुट्टी खाते में जमा औसत वेतन छुट्टी 300 दिन का नगद वेतन दोस्तों मिलता है। अगर इन छुट्टियों का नकदीकरण करवाना है, लीव इन एनकैशमेंट करवाना है, तो दोस्तों एक साथ 10 छुट्टियों का आपको पैसा मिल सकता है, नकदीकरण हो सकता है। इसमें भी दोस्तों रूल है कि 10 छुट्टी का नकदीकरण होगा तो आपके खाते में कम से कम 40 छुट्टी होनी चाहिए। 40 छुट्टी से कम नहीं होनी चाहिए। 10 के बाद 30 छुट्टी बची रहनी चाहिए। और दोस्तों ये टोटल 60 छुट्टियों का पैसा मिल सकता है, लेकिन 60 छुट्टियों का पैसा 6 बार में मिलेगा। हर 2 साल में दोस्तों आप 10 छुट्टियों का पैसा ले सकते हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, 180 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि कथन असाधारण छुट्टी तभी दी जा सकती है जब कोई अन्य छुट्टी उपलब्ध नहीं हो। कथन एक में जो कहा गया है कि असाधारण छुट्टी तभी दी जा सकती है जब कोई अन्य छुट्टी नहीं हो, तो दोस्तों ये राइट हो गया है। अगला देखिए, यदि रेलवे कर्मचारी असाधारण छुट्टी के लिए आवेदन करता है तो भी उसे छुट्टी नहीं दी जा सकती। असाधारण अवकाश भले ही उसके खाते में अन्य प्रकार की छुट्टियां हों। तो दोस्तों ये यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये यहाँ पर राइट हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर वो कहा है कि असाधारण भले ही उसके खाते में अन्य प्रकार की छुट्टी, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। सी में कहा है किसी भी रेलवे कर्मचारी को लगातार 5 वर्ष से अधिक छुट्टी की अवधि नहीं दी जा सकती, तो ये राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 3 राइट हैं, तो 1 और 3 में ऑप्शन सी इज राइट आंसर है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, मकान किराया भत्ता HRA के संबंध में है। HRA का भुगतान 7वीं CPC के अनुसार 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात XYZ। सही है ये दोनों, ये फर्स्ट सही है इसका। नांदेड़ वाई श्रेणी में आता है, नांदेड़ का पेपर है, कोई इसमें पूछ लिया है तो नांदेड़ वाई श्रेणी में ही आता है। सांगली अहमदाबाद, सांगली औरंगाबाद जेड श्रेणी में आते हैं, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। औरंगाबाद भी दोस्तों यहाँ पर वाई श्रेणी में आता है। दोस्तों HRA के हिसाब से शहरों को 3 प्रकार से बांटा गया है, X श्रेणी, Y श्रेणी और Z श्रेणी। X श्रेणी में दोस्तों 30% HRA दिया जाता है, Y श्रेणी में दोस्तों 20% दिया जाता है और Z श्रेणी में 10% HRA दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों 1 और 2 राइट आंसर है, ऑप्शन 1 और 2 वाला देख सकते हैं, ए इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, रेलवे बोर्ड को किसी पद को चयन या गैर चयन घोषित करने का अधिकार है, तो दोस्तों ये राइट हो जाएगा। अगला देखिए, चयन पदों के लिए 18 माह की प्रत्याशित रिक्तियों पर विचार किया जा सकता है, गलत होगा। गैर चयन पदों के लिए जहां उपयुक्तता शामिल है 15 माह वाले रिक्तियों पर विचार किया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर जो 1 सही है तो केवल 1 सही वाला है, केवल 1 और 2, केवल 1 और 2, यहाँ पर डी सही हो जाएगा। केवल आई जो लिखा है तो ये आई का मतलब 1 है, 1 सही है, ओनली 1 करेक्ट आंसर है, ओनली 1 करेक्ट आंसर। 19वें का जो डी है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि विभागीय पदोन्नति पैनल को निरस्त करने का अधिकार किस सक्षम प्राधिकारी को है। ए ऑप्शन में कहा गया है प्राधिकरण जिसे पैनल को मंजूरी दी है, तो ये नहीं होता है। प्राधिकरण जिसने मूल्यांकन की गई रिक्तियों की मंजूरी दी है, ये भी नहीं होता है। पैनल को मंजूरी देने वाले से अगला अधिकारी, तो ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। ऑथोरिटी ऑफ नेक्स्ट हायर देन वन हु अप्रूव्ड द पैनल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है पास के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 21 है, सेवानिवृत्ति के बाद पूरक पास में अधिकतम 2 आश्रितों की अनुमति दी जा सकती है, तो राइट आंसर हो जाएगा पूरक पास में कि जो पास होता है दोस्तों, परिवार के कितने भी सदस्य शामिल हो सकते हैं, लेकिन आश्रित दोस्तों यहाँ पर 2 ही शामिल होंगे, तो ए इज राइट हो जाएगा। अगला देखिए, कर्मचारी चाहे तो भी रेलवे कर्मचारी के कानूनी रूप से तलाकशुदा पति या पत्नी के पक्ष में विशेष अधिकार पास जारी नहीं किया जा सकता, तो ये यहाँ पर दोस्तों गलत हो जाएगा। केवल 1 सही है, 1 सही का मतलब केवल 1 सही है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में देखिए, भविष्य निधि की अंतिम निकासी की अनुमति डैश वर्ष की सेवा के बाद दी जाती है, तो दोस्तों ये 15 वर्ष की सेवा के बाद दी जाती है। दोस्तों इससे रिलेटेड यहाँ पर जैसे आपकी 2 साल की सर्विस हो जाती है तो उसमें आपको परमानेंट कर दिया जाता है 2 साल में। 5 साल की सर्विस हो जाती है तो ग्रुप सी और डी के जो कर्मचारी हैं उनको 3 सेट
3 सेट पास मिलना स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले दोस्तों 1 सेट पास मिलता है, 3 सेट मिलना स्टार्ट हो जाता है 5 वर्ष की सेवा के बाद। इसके अलावा स्टडी लीव लेना चाहते हैं, स्टडी लीव भी दोस्तों मिल जाती हैं। 20 साल की यदि सेवा हो जाती है दोस्तों, 20 साल की सेवा बीआरएस ले सकते हैं। और मानार्थ पास जो होता है, मानार्थ पास, उसके भी हकदार हो जाते हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है। आरटीआई अधिनियम को जून 2005 में अधिनियमित किया गया था। 2005 में अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन अगला देखिए, यह 12 अक्टूबर 2005 से लागू है। 12 अक्टूबर 2005 से लागू है, तो ये राइट है, ये भी राइट है। आरटीआई अधिनियम 2005 में 7 अध्याय हैं। तो दोस्तों 2005 अधिनियम 2007 है, इसमें दोस्तों 6 अध्याय हैं, यहाँ पर 7 दे दिया है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 यहाँ पर सही होंगे। आरटीआई अधिनियम जून 2005 में अधिनियमित और 12 अक्टूबर 2005 से लागू, तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। तीसरा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। पारित हुआ था दोस्तों ये 15 जून 2005 को, 15 जून 2005 को ये पारित हुआ था। और इसको लागू हुआ था ये दोस्तों 12 अक्टूबर 2005 को दोस्तों ये लागू हुआ था। दोनों यहाँ पर दिए गए हैं। आरटीआई दोस्तों क्यों लाया गया था, इसके बारे में बात करेंगे। तो आरटीआई दोस्तों जनता के कामों में पारदर्शिता लाने के लिए और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये सरकार द्वारा लाया गया था। और सभी प्रकार की सूचनाएं आरटीआई के तहत ली जा सकती हैं, केवल या सिवाय कि भारत की सुरक्षा से संबंधित सूचना नहीं ले सकते। संसद या विधानसभाओं के विशेष अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते दोस्तों। गोपनीय सूचनाओं को छोड़कर ये सभी बाकी जो सूचनाएं हैं वो आप ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए दोस्तों जो आरटीआई है वो 30 दिन के अंदर आपको जवाब मिलेगा। यदि जीवन या स्वतंत्रता का मामला हो जाता है, जिसको बोलेंगे इमरजेंसी, तो इसमें दोस्तों 48 घंटे में जवाब मिल सकता है, जवाब दे दिया जाता है। तो दोस्तों ये सब आपको यहाँ याद रखना है कि आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन ये 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू हुआ था। 15 जून 2025 को दोस्तों इसको पारित किया गया या अधिनियमित किया गया। जानकारी 30 दिन में मिल जाती है, लेकिन जीवन या स्वतंत्रता का मामला यदि होता है तो 48 घंटे में दोस्तों यहाँ पर आपको सूचना मिल जाएगी। इसकी अगर फीस की बात करें कि इसमें फीस कितनी लगती है, तो दोस्तों 10 रुपए की फीस लगती है। 10 रुपए की फीस लगती है। आरटीआई से रिलेटेड ये जानकारी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में भी पूछा गया है कि आरटीआई अधिनियम 2005 के अध्याय 2 की धारा 9 के जानकारी के प्रकटीकरण छूट से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर धारा 9 की जानकारी के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका है कि जो उसी रूप में कि जो कोई सूचना है उसी रूप में, मतलब धारा 9 में जो बाता गया है कि उसी रूप में सूचना दी जाएगी जिस रूप में मांगा गया है। तो ये धारा 9 के बारे में, लेकिन यहाँ पर प्रकटीकरण में छूट है, यहाँ ये गलत हो जाएगा। अगला देखिए, आरटीआई अधिनियम 2005 के अध्याय 2 की धारा जानकारी तीसरे पक्ष से संबंधित है, तो ये राइट हो जाएगा। अगला देखिए, आरटीआई अधिनियम 2005 के अध्याय 2 की धारा 8 कुछ मामलों में जानकारी को अस्वीकृति करने के आधार पर है। तो जो धारा 8 है वह दोस्तों प्रकटीकरण में छूट जो 9 में यहाँ लिखा हुआ है वो दोस्तों यहाँ होना चाहिए, तो ये राइट हो जाता, लेकिन यह भी दोस्तों गलत है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। केवल यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का 2 सही होगा, बाकी 1 और 3 दोनों सही है। आप समझिए दोस्तों, यहाँ में धारा जो 9 दी हुई है, धारा 9 यहाँ पर होती है कि सूचना उसी रूप में दी जाएगी जिस रूप में मांगी गई है। धारा जो 8 होती है, 2 की धारा 8 होती है, वो प्रकटीकरण से छूट से संबंधित होती है। तो यहाँ पर बी इज राइट आंसर 24 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। भारतीय रेल अधिनियम 1989,
भारतीय रेल अधिनियम 1989 के अध्याय 14 में रेलवे कर्मचारियों के पर्यवेक्षकों के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों ये राइट होगा। दूसरा है कि भारतीय रेल अधिनियम 1989 के अध्याय 14 के धारा 131 में आवेदन से छूट के बारे में परिभाषित की गई है। तो ये भी राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ईआई जो एसेंशियल इंटरमिटेंट, जिसको आवश्यक रूप से विरामी कर्मचारी के कार्य भार का आकलन करते समय 5 मिनट से कम की कार्रवाई की अवधि को नजरअंदाज किया जाएगा, मतलब 5 मिनट से कम अवधि को काउंट नहीं किया जाएगा। ईआई दो ये राइट हो जाएगा। दूसरे में ईआई के रूप में वर्गीकृत रेल सेवक के मानक ड्यूटी घंटों के अनुसार गैर सड़क स्टेशन पर काम करने वाले, जो ब्रांच लाइन पर काम करने वाले हैं, रेलवे कर्मचारी जो कार्य स्थान से 0.5 किमी के भीतर क्वार्टर प्रदान किया गए कर्मचारी को एक सप्ताह में 60 घंटे कार्य करना है। तो ये दोस्तों ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन 27 में कहा गया है कि HOER के तहत पद वर्गीकरण के बदलाव के लिए वित्त सहमति आवश्यक नहीं है। तो ये दोस्तों सहमति आवश्यक होती है, गलत हो जाएगा। HOER वर्गीकरण में परिवर्तन की अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी महाप्रबंधक है। तो दोस्तों ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला देखिए, रोस्टर किए गए घंटों और वैधानिक घंटों की सीमा के बीच रेलवे कर्मचारी द्वारा किए गए अतिरिक्त घंटों के काम के लिए वेतन की सामान्य दर का 1.5 गुना ओवर टाइम भुगतान के रूप में दिया जाएगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल 3 सही है, तो केवल 3 सही सी में है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है। यदि किसी मामले में अनुशासनात्मक प्राधिकारी वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी है तो पुनरीक्षण प्राधिकारी कौन होगा? इफ इन केस डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ऑफ सीनियर डीपीओ हु शैल बी रिवाइजनरी अथॉरिटी, तो रिवाइजनरी अथॉरिटी सीनियर डीपीओ के बाद दोस्तों मंडल रेल प्रबंधक DRM साहब होंगे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, किसी भी समिति, कथन में कहा गया है किसी भी समिति या कोई अन्य प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करना रेल सेवक आचरण नियम 1966 का नियम 10 से संबंधित है। तो दोस्तों ये राइट हो जाएगा। अगला कथन देखिए, रेल आवास को किराए पर देने या कोई अन्य प्राधिकारी को सौंपने के लिए रेल सेवक आचरण नियम 1966 का नियम 15A संबंधित है। तो दोस्तों ये भी राइट हो जाएगा। रेल सेवक नियम 1966 का नियम 13 उपहारों से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। 13A के बारे में बात हुई है, तो 13A दोस्तों दहेज प्रथा से संबंधित है। दहेज लेना या देना वर्जित है। तो यहाँ पर दोस्तों उपहारों का दिया है, तो 13A दोस्तों दहेज से संबंधित है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही होंगे। तो वो देख लेते हैं 1 और 2 में किस में है दोस्तों? ये 1 में है, ए में। तो केवल 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो कुछ नियम यहाँ पर दिए हैं, तो नियमों के बारे में बात कर लेते हैं कि रेल सेवा आचरण नियम 1966 जो है उसकी कुल जो संख्या है, यहाँ पर कुल जो संख्या है वो 26 है। कुल जो संख्या है वो 26 है। मैं यहाँ पर दोस्तों आपको मेन बताने वाला हूँ कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं और परीक्षाओं में आते रहते हैं। रेल सेवा आचरण नियम, इसका जो उल्लेख है रेल स्थापना संहिता के भाग फर्स्ट में है, इसका जो उल्लेख है। अब रूल की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों रूल 3C की बात करें तो रूल 3C में दोस्तों महिला यौन उत्पीड़न से संबंधित है। महिला यौन उत्पीड़न से संबंधित 3C है। बहुत ही धीरे धीरे मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो लंबी होगी और जाने दो, लेकिन दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर मैंने बताए थे कि 1 और 2 सही हैं। मैं नियम आपको बता रहा हूँ कि टोटल नियमों की संख्या 26 है। 26 में दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट आपको जो रूल हैं। तो 3C में मैंने आपको बताया
महिला यौन उत्पीड़न से संबंधित है 3C। 3A भी आपको बता देते हैं। 3A में दोस्तों तत्परता और शिष्टाचार से संबंधित है 3A। उसके बाद 3B की बात करें तो 3B में दोस्तों सरकार की नीतियों का पालन करना, ये दोस्तों 3ABC हो गया है। उसके बाद दोस्तों रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 5 में आपको बता देता हूं, रूल नंबर 5 है, इसमें दोस्तों राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना वर्जित है। राजनीतिक जो गतिविधि हैं उनमें भाग लेना रूल नंबर 5 में दोस्तों कहा गया है कि आप भाग नहीं ले सकते, वर्जित है। रूल नंबर 6 की बात करें तो रूल नंबर 6 दोस्तों संघ या संगठन में शामिल होना वर्जित। किसी भी संघ या संगठन में शामिल होना वर्जित है। जैसे यूनियन है दोस्तों, यहाँ पर रेलवे की जो यूनियन है उसमें आप शामिल हो सकते हैं, लेकिन बाहरी जो संगठन है या संघ है उनमें आप शामिल होना वर्जित है। रूल नंबर 7 है दोस्तों प्रदर्शन, धरना, जुलूस आदि में दोस्तों आप भाग लेना वर्जित है। रेलवे के जो प्रदर्शन है या रेलवे के जो जुलूस हैं उसमें आप भाग ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों बाहरी जो प्रदर्शन है या धरना है उसमें दोस्तों आप भाग नहीं ले सकते। रूल नंबर 9 में दोस्तों कहा गया है प्रेस या मीडिया से संबंध रखना भी वर्जित है। प्रेस या मीडिया से आप संबंध नहीं रख सकते। रूल नंबर दोस्तों 12, रूल नंबर 9, रूल नंबर 8 दोस्तों, सॉरी मैंने यहाँ पर रूल नंबर 8 बताया था कि रूल नंबर 8 में होता है प्रेस या मीडिया से संबंध रखना, और 9 दोस्तों यहाँ पर होता है कि सरकार की आलोचना करना वर्जित है। दोबारा से सुनिए, रूल नंबर 8 है, रूल नंबर 8 में प्रेस या मीडिया से संबंध रखना वर्जित है। रूल नंबर 9 में सरकार की आलोचना करना वर्जित है। रूल नंबर 12 की बात करें तो रूल नंबर 12 में दोस्तों पूर्व अनुमति के बिना चंदा इकट्ठा करना, आप किसी से चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। यदि आपको चंदा इकट्ठा करना है तो रेलवे से परमिशन लेना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हो जाता है रूल नंबर 13A, यहाँ जो आया था 13A दोस्तों दहेज से संबंधित है कि दहेज आप ना तो दोगे ना लोगे, ये दोस्तों 13A में कहा गया है। उसके बाद दोस्तों 15A दोस्तों यहाँ पर आया था 15A, तो रेल आवास को आप किराए पर देना वर्जित है कि रेल आवास को आप किराए पर नहीं दे सकते। उसके बाद रूल नंबर 22 है कि ड्यूटी के दौरान नशीले पदार्थों का सेवन नहीं कर सकते, रूल नंबर 22 है। तो दोस्तों इस प्रकार से इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने आपको बताए हैं। टोटल रूल्स की संख्या 26 आपको यहाँ पर बताई थी, और इंपॉर्टेंट रूल मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 30। रेल सेवक आचरण नियम 1966 का कौन सा नियम निजी व्यापार और रोजगार के बारे में बताता है? तो यहाँ पर रूल नंबर 17 था दोस्तों, रेल सेवा आचरण नियम 1966 का कौन सा नियम है निजी व्यापार और रोजगार करना वर्जित है? रूल नंबर 17 में दोस्तों ये कहा गया है, रूल नंबर 15, रूल नंबर 15 दोस्तों यहाँ पर रहेगा, रूल नंबर 15 ऑप्शन ए इज राइट आंसर रहेगा। रूल नंबर 15 को दोबारा से देखिए, इसमें कहा गया है कि निजी व्यापार और रोजगार के बारे में दोस्तों बताता है कि निजी व्यापार और रोजगार नहीं कर सकते। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ना कि दोस्तों सी आंसर राइट नहीं होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो एनपीएस है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के संबंध में एक में कहा गया है कि योजना के तहत प्रत्येक रेलवे कर्मचारी को एक यूनिक नंबर 14 अंकों का पीआरएन आवंटित किया जाएगा। तो दोस्तों ये पीआरएन जो प्राण नंबर होता है 16 अंकों का होता है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला देखिए, 5 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद ही खाते से निकासी की अनुमति है, अर्थात स्वयं के योगदान का केवल 25% और कैरियर का अधिकतम 4 निकासी की अनुमति है। तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। निकासी की जो अनुमति है वो दोस्तों यहाँ पर दी गई हुई है कि आप दोस्तों 3 निकासी कर सकते हैं, 3 निकासी कर सकते हैं, और 5 वर्ष की जगह 3 वर्ष की दोस्तों यहाँ पर 3 वर्ष की सेवा दी हुई है, 3 वर्ष की सेवा दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात हो रही थी, तो क्वेश्चन नंबर 31 में दोस्तों 3 निकासी और 3 वर्ष की ही सेवा दोस्तों, इसलिए ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी में कहा गया है कि 1 और 2 दोनों गलत हैं, 1 और 2 दोनों ही गलत रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एनपीएस के बारे में दोस्तों, नेशनल पेंशन स्कीम है।
एनपीएस में दो प्रकार के खाते होते हैं, टायर 1 होता है और टायर 2 होता है। इसकी शुरुआत एनपीएस की शुरुआत 2004 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। एनपीएस में जो कटौती होती है वो इस 80C और 80CCD जो इनकम टैक्स होता है उसमें दोस्तों कटौती, मतलब इसमें इनकम टैक्स नहीं लगता है, कटौती के लिए योग्य होता है एनपीएस में जो भी कटौती होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 से 32 की जो अनुशासन और अपील नियम 1968 है, डी एंड रूल्स 1968 के तहत जांच अधिकारी के नामांकन के लिए कौन सा फॉर्म जारी किया जाता है जांच अधिकारी के लिए? तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था SF7 में जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए दोस्तों ये SF7 जारी किया जाता है। डी एंड रूल 1961 SF ए, ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा। SF1 में मैंने दोस्तों आपको बताया था कि निलंबन, SF2 में बताया था डीम सस्पेंशन, SF3 में आपको बताया था निर्वाह भत्तों के लिए, SF4 में दोस्तों आपको मैंने बताया था कि निलंबन से बहाली के लिए, SF5 दोस्तों मेजर पेनल्टी होती है, SF6 में आपको मैंने बताया था कि दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देने के संबंध में सूचना से संबंधित है। SF7 जांच अधिकारी की नियुक्ति और SF8 प्रस्तुत अधिकारी की नियुक्ति, SF10 दोस्तों संयुक्त कार्रवाई का आदेश और SF11 दोस्तों माइनर पेनल्टी। इस प्रकार से दोस्तों ये डी एंड रूल जो फॉर्म है वो होते हैं। यहाँ का जो राइट आंसर हो गया 32 का SF7। अगला देखिए 33, दुर्घटना के कारण रेलवे कर्मचारी की पूर्ण रूप से स्थायी विकलांगता के मामले में कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत देय मुआवजे की न्यूनतम राशि है 1,40,000। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 1,40,000 इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 से, किसी रेलवे कर्मचारी की मृत्यु पर उसे आवंटित रेलवे क्वार्टर को डैश की अवधि के लिए बरकरार रखा जा सकता है? तो दोस्तों 2 साल या 24 माह की यदि किसी भी रेलवे कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो जो क्वार्टर में रह रहा है तो क्वार्टर की जो क्वार्टर को रखा जा सकता है 24 महीने के लिए रखा जा सकता है, 2 साल के लिए उसको रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, ऐसे लेन देन की सूचना जिसकी मूल वेतन के 2 गुना सीमा तक की सीमा हो 1 महीने के भीतर सरकार को दी जानी चाहिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा कि ऐसे लेन देन की सूचना जिसकी मूल वेतन के 2 गुना से अधिक सीमा तय की गई हो 1 महीने के भीतर सरकार को दी जानी चाहिए। ये रेल सेवा आचरण नियम 1966 के रूल 18 में बताया गया है कि दोस्तों इस प्रकार से कि आपको 1 माह के भीतर सूचना देनी होगी। रेल सेवा आचरण नियम 1966 का रूल नंबर 18 में दोस्तों ये बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 से, संस्थानों और क्लबों में मनोरंजन की सुविधाओं के लिए आवंटित राशि 36 रुपए है। तो दोस्तों ये यहाँ पर सही हो जाएगा, यहाँ पर यह 36 रुपए सही हो जाएगा। सांस्कृतिक गतिविधियों के तहत आवंटित राशि 17 है, तो ये दोस्तों यहाँ पर गलत होगा। कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए तहत आवंटित राशि 16 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कथन में कहा गया है कि छुट्टी के नकदीकरण का लाभ 2 वर्षों के ब्लॉक में एक बार लिया जा सकता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन में कि छुट्टियों का नकदीकरण किया जा सकता है, 10 छुट्टियों का एक साथ नकदीकरण होगा, जिसमें टोटल छुट्टियों के अगर नकदीकरण है पूरे सेवा काल में तो 60 छुट्टियों का नकदीकरण, लेकिन दोस्तों कंडीशन है कि हर 2 साल में 10 छुट्टियों का नकदीकरण लिया जा सकता है, तो यहाँ पर यही है कि राइट हो जाएगा। 2 में दोस्तों कहा गया है कि सेवा के दौरान अधिकतम 4 बार छुट्टी नकदीकरण का लाभ उठाया जा सकता है, 4 बार नहीं दोस्तों, ये 6 बार होता है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। अगला देखिए, संपूर्ण सेवा के दौरान अधिकतम 60 दिनों का नकदीकरण का लाभ उठाया जा सकता है, तो 2-2 साल के गैप के अंदर 60 छुट्टियों का नकदीकरण कराया जा सकता है, तो ये राइट हो जाएगा। तो केवल 1 सही है और 3 सही है, तो ये है ऑप्शन सी में
ऑप्शन सी इज राइट आंसर है, 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 से स्वयं अनुरोध स्थानांतरण यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, एनओसी जो जारी किया जाता है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में, तो कर्मचारी को भार मुक्त करने के लिए वैधता होगी, तो ये 6 माह के लिए वैधता होगी। एनओसी जो वैधता होती है दोस्तों 6 माह की वैधता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है। सीधे भर्ती कोटे से 25% तक रिक्तियों को भरने के लिए जीडीसी आयोजित किया जा सकता है, तो दोस्तों जीडीसी आयोजित किया जा सकता है, राइट हो जाएगा। पीसीपीओ की मंजूरी से इसे 50% तक बढ़ाया जा सकता है, दोस्तों ये गलत हो जाएगा। तीसरा में इसमें ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आरक्षण नहीं है, आरक्षण नहीं होता है दोस्तों, ये सही हो जाएगा। तो 1 और 3 सही होंगे। 1 और 3 में देखिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। ऑप्शन सी में केवल 1 और 3 सही है, 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 से कनिष्ठ लिपिक सह टंकन के पद पर नियमितीकरण के लिए हिंदी भाषा में योग्यता गति परीक्षण है, तो दोस्तों ये होता है 25 शब्द प्रति मिनट, 25 शब्द प्रति मिनट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है कि पूरी सेवा काल के दौरान अदेय छुट्टी जो लीव नॉट ड्यू होती है, LND होती है, LND लीव नॉट ड्यू, अदेय छुट्टी अधिकतम दिनों तक सीमित है, तो ये 360 दिन जिसको अनार्जित छुट्टी या अदेय छुट्टी के नाम से जानते हैं, 360 दिन तक सीमित है। इस छुट्टी की स्वीकृति चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर दोस्तों एक बार में 90 दिन की और विशेष परिस्थिति हो जाती है तो 180 दिन की और पूरे सेवा काल में 360 दिन की होती है। दोबारा से सुनिए, लीव नॉट ड्यू या अनार्जित छुट्टी या अदेय छुट्टी की स्वीकृति चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 90 दिन, विशेष परिस्थिति में 180 दिन और पूरे सेवा काल में 360 दिन की दोस्तों ये होती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 से बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों PWBD को जो खुली भर्ती में आयु में दोस्तों वर्ष की छूट होती है। बेंचमार्क विकलांग PWBD जो दिव्यांग होते हैं उनको दोस्तों 10 वर्ष की छूट होती है, 10 वर्ष की छूट दोस्तों होती है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 में ग्रुप सी रेल सेवाओं के खुले बाजार में भर्ती में पूर्व सैनिकों का कोटा होता है, तो दोस्तों ये 10% कोटा होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कथन में कहा गया है 10 वर्ष से कम की आर्क सेवा के साथ भी अमान्य पेंशन दी जा सकती है, तो ये दोस्तों ये गलत है। 10 वर्ष की से अमान्य पेंशन दी जा सकती है तो गलत है। अगला देखिए, कथन 2 में रेल सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए किसी को कम से कम 10 वर्ष की आर्क सेवा होनी चाहिए, तो दोनों ही दोस्तों ये गलत हो जाएंगे। तो न तो 1 सही और ना ही 2 सही, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, दोनों ही गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 में देखिए, सेवा के दौरान स्नातकोत्तर डिग्री 2 वर्ष की अवधि प्राप्त करने पर डैश राशि का एक मुश्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। ऑन अवेटिंग PG डिग्री 2 years ड्यूरेशन ड्यूरिंग सर्विस ए वन टाइम इंसेंटिव ऑफ ए डैश इज पेबल, तो दोस्तों ये 25,000 होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, वीडियो काफी लंबी हो रही है, मैं आपको यहाँ पर दोस्तों 45 तक ही पार्ट 1 में दोस्तों पार्ट 1 यहाँ पर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। पार्ट 1 इसको हम नाम देंगे। 45 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने आपको हल करा रहा हूँ और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं वो सेकंड पार्ट में हम कराएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, देखते देखते भी बोर होने लगते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम इसको स्टॉप कर रहे हैं 45 पर। इसके बाद इस जितने भी क्वेश्चन हैं पार्ट सेकंड में कराएंगे। इसका जो मैंने बताया था कि पेपर की जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। जिस लिंक पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही टेलीग्राम पर जैसे जाएंगे, ज्वाइन करने के बाद आपको दोस्तों ये PDF मिल जाएगी विथ आंसर की, दोस्तों आपको मिलेगी। आंसर की भी दोस्तों आप
उस पेपर के साथ में मिल जाएगी। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोग पेपर की जो पीडीएफ है उनके लिए पैसा लेते हैं, लेकिन मैं दोस्तों यहाँ पर आपको फ्री में पेपर अवेलेबल करा रहा हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो दोस्तों मैं थोड़ी सी आपसे आशा ये रखता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मैं बस इतना ही चाहता हूँ और दोस्तों सभी के लिए धन्यवाद। अगला पार्ट दोस्तों हम 46 से स्टार्ट करेंगे और 46 से मैं दोस्तों अगला पार्ट भी तुरंत अपलोड करने वाला हूं। तो दोस्तों सभी के लिए धन्यवाद।